साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय माता दी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है धारा 13(1)(e) पीसी एक्ट के अपराध से। हम सब जानते हैं कि जो धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसी एक्ट के मामले हैं, जिसको हम कॉमनली कहते हैं द डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट ऑफेंसेस। जैसा कि नेम स्पेसिफिक कर रहा है कि जो भी असेट है और जो भी इनकम है, उनके बीच में जो प्रपोर्शन है वो डिस्टर्ब हो गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द ऑफेंसेस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट। बेसिकली धारा 13 पीसी एक्ट को रखा गया है एक स्पेशल कैटेगरी में। वो कैटेगरी क्या है? द क्रिमिनल मिसकंडक्ट, जिसका शाब्दिक अर्थ ये कि कंसर्न जो लोक सेवक है उससे मिसकंडक्ट किया, जो पदीय शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग किया, उसके अगेंस्ट में पेक्यूनरी गेन्स किए जो कि अनड्यू मीन से है, और इसके अलावा जब उससे पूछताछ हुई तो वो नहीं दे पा रहा स्पष्टीकरण रिगार्डिंग द इनकम जो कि आई है अनड्यू मीन से, रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर, रिगार्डिंग द असेट। क्लियर है बात? है तो जब भी ऐसी स्थितियां पैदा होंगी, द कंसर्न लोक सेवक माइट बी इन द ट्रबल। एक्चुअली सामान्यतः हम कई खर्चे करते हैं और कई बार असेट भी क्रिएट करते हैं, तो हमें ध्यान नहीं रह पाता कि किस प्रकार अकाउंटिंग की जाए और क्या क्या बातें जो है ध्यान में रखी जाए। इसका नुकसान ये होता है कि जब भी ये कार्रवाइयां होती है, खासकर सर्वे की, और ये मानता है डिपार्टमेंट कि आपके पास असेट ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है आपके, और आपका इनकम जो है कम है, तो वहां पर हम उत्तर नहीं दे पाते। हम तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टियां ली होती है हमने वाइफ के नाम से या अपने बच्चे के नाम से, वो तक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट पहले ऑफेंस था धारा 109 आईपीसी में, अब ये वर्तमान में हो गया धारा 49 बीएनएस में। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि लोग धारा जोड़ देते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, जो वर्तमान में है धारा 61 सब क्लॉज 2 बीएनएस, या धारा जोड़ते हैं कॉमन इंटेंशन की, जो वर्तमान में धारा 3 सब क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस। पर अमूमन जो सेक्शन ऐड होता है वो होता है अबेटमेंट का। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि आप एक लोक सेवक हैं, तो जो भी आपके पास असेट है, जो भी आपके पास एक्सपेंडिचर है, जो भी आपकी इनकम है, खासकर बात कर रहा हूँ नॉन सोर्स ऑफ इनकम, उसका प्रॉपर जो है रखे ब्यौरा, अदरवाइज आप सफल नहीं हो पाएंगे। यू माइट बी इन द पैनिक। और कई बार देखा है मैंने कि आपकी होती है हैबिट टू गिव द एक्सप्लेनेशन इन द हरी। आप मौके पे ही देना शुरू कर देते हैं स्पष्टीकरण। ये हैबिट जो है आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर आपने हैबिट अवॉइड नहीं करी तो आपके लिए बहुत बड़ा पैनिक जो है होने वाला है। उनको अपना काम करने दो, वो लोग सर्च करेंगे, सर्वे रिपोर्ट तैयार करेंगे, आपको रिपोर्ट जो है सर्व करेंगे टू सीक योर स्पष्टीकरण। अगर आप वहां पर स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे, देन यू माइट बी इन द ट्रबल। जब भी आपको आता है उनका सर्वे रिपोर्ट, तो ये चेकआउट कीजिए कि क्या सभी इनकम को जो है जोड़ लिया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी वाइफ की इनकम है फ्रॉम नॉन सोर्स, उसको जो है एड ऑन नहीं करते, या आपके बच्चों की इनकम है उस चेक पीरियड में फ्रॉम द नॉन सोर्स, उसको जो है एड ऑन नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एचयूएफ है, उसको भी जो है एड ऑन नहीं करते। क्लियर बात है? इसके अलावा जो खर्चे जोड़े गए हैं, कहीं ये तो नहीं कि खर्चे जो है डबल जोड़ दिए, कहीं ये तो नहीं कि एंट्री खर्चों में भी कर दी और एंट्री जो है कर दी असेट के अंदर भी। ये चेक करना पड़ेगा आपको। अगर आप चेकआउट नहीं करोगे अपने अकाउंट्स को, तो आप जो है मात खा जाओगे। उदाहरण के लिए मैंने कई बार ऐसा देखा है कि आपके पास पड़े हुए हैं 2 लाख रुपए, आपने कार खरीदी। अब जब कार खरीदी तो कार क्या है? असेट है। पर ये एंट्री डबल मानते हैं, खर्चों के अंदर भी और असेट के अंदर भी, जो कि अपने आप में गलत है। इसके अलावा अगर आपने कार ली है तो उसका होगा डेप्रिसिएशन भी, क्या उसका बेनिफिट आपको मिला या नहीं मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थिति है। इसलिए अकाउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह के मैटर्स में। और हमें चूंकि अकाउंटिंग नहीं आती है, और कई बार ऐसा होता है कि हम सही अकाउंटिंग जो है पेश नहीं कर पाते, या हम बाद में जो है सही अकाउंटिंग पेश करते हैं, हम लोग जो है मात खा जाते हैं। इसलिए आप सलाह करें एक्सपर्ट से कि ये सर्वे रिपोर्ट आया है, ये मेरी इनकम मानी है, ये माना है खर्चा, ये माना है मेरा असेट ड्यूरिंग द चेक पीरियड, क्या वास्तव में सही है या नहीं है। अगर निष्कर्ष उनके गलत है या उन्होंने जल्दबाजियां करी हैं, तो वहां पर उन्हें हम सही स्थितियों से अवगत कराते हुए अपना इक्विटल भी क्लेम कर सकते हैं, जिसको हम कॉमनली कहते हैं प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करना एट द लेवल ऑफ पुलिस, जो कि परमिसेबल है। क्लियर बात है? इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अकाउंट्स को जो है देखना होगा, अदरवाइज अपन जो है बहुत पैनिक में जो है आ सकते हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका आपको जो है सदैव भी ध्यान रखना होगा। सिद्धांत यह कि जब भी काउंटिंग करेंगे, अगर एक्सेस जो है 10% से कम है, तो ऐसे सिनेरियो में केस नहीं बनेगा डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट है ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट का, और उड़ीसा हाईकोर्ट का जो फैसला है इसमें उन्होंने रिलाई किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय को।
जो फैसला है उड़ीसा हाईकोर्ट का वो है दिनांक 15 मई 25 का, और इसमें जो फैसला रिलाई किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो है वर्ष 1977 का। कोर्ट ने क्या लिखा कि when the above excluded income and assets are accounted for, the alleged disproportionate of asset reduced to approximately so and so amount, which amounts to only 3.46% of the known income. As per judgment of Honorable Supreme Court of India, citation is 1977 Volume 1 SCC page 816. A marginal excess less than 10% cannot be said to constitute disproportionate of asset. अगर डिफरेंस जो है 10% से कम है तो केस नहीं बनेगा और कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है अट्रैक्ट नहीं होगी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ पीसीएड। तो कुल मिला के हमें क्लियर हो गया है कि जब भी हम अकाउंटिंग करें तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि हमें ये ऑब्जर्व करना कि क्या क्या खंड जो है ऐड हुए हैं इनकम में और क्या क्या खंड जो है ऐड नहीं हुए। अगर ओमिजन्स हैं तो हम एड ऑन कर सकते हैं, ये हमें एक लिबर्टी है। इसी प्रकार अगर गलत एंट्रीज की गई हैं या डबल एंट्रीज की गई हैं तो उसको भी हम जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने जवाब में। और इसके साथ साथ अगर डिफरेंस तब भी आता है और डिफरेंस है 10% से कम तो ऐसे सिनेरियो में केस नहीं बनेगा डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ असेट का। ये ऑब्जर्व किया उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी, ऑब्जर्व किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी। जब गाइडलाइंस हमारे साथ है तो फिर आप क्यों डरते हो? अपने राइट्स हैं उसकी लड़ो, उसको जो है इन्फोर्स करो ताकि इफेक्टिवली आप अपना पक्ष रखते हुए जो एक्विटल है या जो प्रोसीडिंग ड्रॉप की रेमेडी है उसको आप क्लेम कर सकते हो। और आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिसेंटली केस भी ऐसा है कोटा के अंदर जहाँ किसी व्यक्ति विशेष ने अपना प्रॉपर जवाब दिया और उस जवाब को मानते हुए प्लॉजिबल जो बेनिफिट था ड्रॉपिंग का उसे प्रोवाइड करा एसीबी ने। और एसीबी का खुद ये मानना था कि हमने फैक्चुअल एरर्स करी है काउंटिंग में और 7% से भी कम यहाँ पर था मार्जिन। जब मार्जिन 10% से कम होगा, मैं आपको पुनः जो है रिपीट कर रहा हूँ, तो केस जो है मेड आउट नहीं होगा किसी भी रूप में धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पीसीएड का या धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पीसीएड का। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जब भी आप लोग सबमिशंस दें तो ये जजमेंट्स का जो है विशेषता ध्यान रखें। क्लियर हो गया अपने को? जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय के अंदर।